हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 13 संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार के आगे के कुछ भाग बचे हैं शेष, उसको हम पूरा करेंगे। जिसमें आज हम देखेंगे आरेख 13.5 में जो पिछले क्लास में हमने निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ बातें देखी थी, तो उसके संबंध में कि निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं वो किस तरीके से कार्यों का विभाजन होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे आरेख के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है, तो उसे हम समझेंगे। निर्वाचन आयोग के कार्य यहाँ पे बताए गए हैं, किस तरीके से उनके जो कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे राजनीतिक दलों को मान्यता देना। तो निर्वाचन कार्य का कार्य क्या होता है कि निर्वाचन जो दल होते हैं, राजनीतिक दल बहुत सारी होती हैं, तो उन दलों को क्या करना है, मान्यता देना है। आगे देखते हैं चुनाव चिन्ह आवंटित करना। चुनाव चिन्ह जो होते हैं, देखते होंगे कि जब चुनाव शुरू होता है तो जो चुनाव चिन्ह उन्हें बांटा जाता है, तो उसका क्या है, चुनाव चिन्ह होते हैं उसको आवंटित करना, उन्हें बांटना कैसे। अब आगे देखते हैं निर्वाचन की व्यवस्था करना। किस तरीके से जो चुनाव होंगे उसकी व्यवस्था उनकी कैसे होंगी, किस तरीके से होंगी, ये सारी व्यवस्थाएं निर्वाचन की व्यवस्था करना होता है, निर्वाचन आयोग के कार्य के द्वारा ही किया जाता है। अब आगे देखते हैं चुनाव आचार संहिता तैयार करना। जो चुनाव के दौरान क्या है, कोई भी कार्य जो शासकीय कार्य होते हैं उन कार्यों को उस अंतराल में उसे क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। उस बीच में किसी तरह के अन्य कार्य नहीं किए जाते हैं। ये भी निर्वाचन आयोग के ही कार्य हैं। अब आगे देखते हैं सांसदों व विधायकों की अयोग्यता में राष्ट्रपति व राज्यपाल को परामर्श देना। यहाँ पे ये बताया गया कि सांसदों व जो विधायकों की अयोग्यता में कहा गया है राष्ट्रपति और वह क्या है, राज्यपाल को परामर्श मतलब सलाह देने का कार्य। आगे है उम्मीदवार के खर्च को सीमा का अनुपालन करवाना। जो उम्मीदवार हैं उनके खर्च के जो है जितने खर्च होंगे तो उसको सीमा के अंतर्गत रह करके ही उसका पालन करना है। और चुनाव अगला देखते हैं चुनाव आयोग के कार्य। चुनाव रद्द कर उपचुनाव करवाना। वो चाहे तो क्या है, चुनाव को रद्द करवा करके उपचुनाव भी करवाने का भी कार्य होता है। अगला देखते हैं मतदाताओं को प्रशिक्षित प्रदान करना। जो मतदाता हैं, जो वोट देने वाले हैं, उनको प्रशिक्षित, उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से किस तरीके से जो चुनाव प्रणाली है वो किस तरीके से होनी है उसके बारे में उनको क्या करना है, प्रशिक्षण प्रदान कराना है। अब आगे है मतदाता सूची तैयार करना। जो मतदाता सूची है उस सूची में लोगों के नाम अंकित करना, कौन से क्रमांक है, किस वार्ड में है, ये सब सारी चीज़ें क्या है मतदाता सूची में क्या होती है, तैयार की जाती है, ताकि लोगों को सारी सुविधाएं आसानी से मिल सके। अब आगे देखेंगे संविधान और सामाजिक बदलाव के अवसर। किस तरीके से संविधान और सामाजिक बदलाव के अवसर देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान के विशेषज्ञ ग्रानवेल अगस्टिन का कहना है कि भारतीय संविधान में 3 प्रमुख तत्व हैं जो आपस में सहजता के साथ गुथे हुए मतलब एक दूसरे के साथ कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। यहाँ देखते हैं ये है राष्ट्रीय एकता, ये है राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन। यहाँ पे 3 चीज़ों के मुख्य तत्व के रूप में बताया गया भारतीय संविधान में कि पहला क्या है कि ये है राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र की एकता। दूसरा है लोकतंत्र, आप सभी को जानते हैं लोगों के द्वारा किया गया तंत्र मतलब शासन। और सामाजिक परिवर्तन, भारत में राष्ट्रीय एकता की कल्पना लोकतंत्र व सामाजिक परिवर्तन के बगैर नहीं की जा सकती। इसलिए कहा गया है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कैसे हैं, गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो इन तीनों के बगैर क्या है, सामाजिक परिवर्तन या कहना चाहिए भारत की एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन एकता व लोकतंत्र के बिना ये नहीं हो सकता है। अब आगे देखते हैं संविधान को संविधान सभा में प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान के समक्ष 2 खतरों की ओर इशारा किया गया है। जब संविधान सभा में जब प्रस्तुत कर रहे थे उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया है, संविधान के समक्ष जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे उस समक्ष के दौरान उन्होंने 2 प्रमुख जो खतरे थे या जो प्रमुख मुद्दे थे उन बातों की ओर इशारा करते हुए किया।
पहला है सामाजिक असमानता, दूसरा जातिवाद के कारण समाज में भाईचारे का अभाव होगा। पहला क्या कारण बताया कि सामाजिक असमानता, समाज में जो असमानता बनी है उस वजह, और दूसरा क्या है जाति की वजह से जो भेदभाव या जो भी स्थितियाँ उत्पन्न हुई है जातिवाद की वजह से, तो समाज में भाईचारे का क्या होगा, अभाव होगा, लोगों में ये कमी देखने को मिलेगी। भारतीय समाज स्तरीकृत और असमानता के सिद्धांतों पर आधारित है, जहाँ क्या होता है कुछ लोगों के पास असीम धन है और अधिकांश अत्यंत गरीब में रहते हैं। कहने का मतलब जो समाज में जो स्थिति है वो कैसी है, असमानता है। जो लोग कुछ लोगों के पास असीमित धन है तो कुछ लोग अत्यंत ही गरीब हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। कहा गया है कि जब 26 जनवरी 1950 को जब एक नए संविधान की ओर बढ़ेंगे, जो हमारे जीवन में प्रवेश करेगी, तो उसमें क्या है बहुत सारे ऐसे विरोधाभास देखने को मिलेंगे, जिसमें राजनीति के मामले में तो यहाँ पे समानता होगी, पर कहा गया है जो आर्थिक स्थिति है और सामाजिक स्थिति है उन सारी स्थितियों कैसे वो जीवन कैसा होगा, असमानताओं से भरा होगा। कहा है हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। तो ये कहा गया है कि जो हम अपने जो सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक जो समानता को लेकर के स्थिति है उसको कब तक नकारते रहेंगे। अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डाल देंगे। अगर ये सारी स्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है, लंबे समय तक ये स्थिति चलते रहेगी, तो क्या हो जाएगा कि जो लोकतांत्रिक है उस लोकतांत्रिक की जो स्थिति है वो भी कैसे संकट में आ जाएगी, या फिर वो स्थिति डगमगाने लग सकती है। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द समाप्त करना होगा, वरना जो लोग इस असमानता से त्रस्त हैं, जो ज़्यादातर लोग इस जैसे जो असमानता की स्थिति, कुछ लोग अमीर धन है जिनके पास उनके पास असीमित धन है, और जो लोग गरीब हैं वो अत्यंत ही गरीब है। जो क्या है स्थिति कैसी हो रही है, यहाँ पे असमानता हो रही है। तो उस अगर असमानता की स्थिति को अगर ज़्यादा लंबे समय तक ये चलता रहेगा तो वो क्या है लोग त्रस्त हो जाएंगे। इससे कि वे क्या है इस राजनीतिक लोकतंत्र का ढांचा जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है को ध्वस्त कर देंगे। मतलब जो इतनी मेहनत से बना हुआ जो लोकतंत्र का ढांचा बना हुआ है वो क्या है इन सारी स्थितियों की जो मेहनत करके बनाया गया है वो क्या करता है ध्वस्त, मतलब वो टूट सकता है। भारत अभी एक राष्ट्र नहीं है जो हजारों जातियों में बटे हैं। वे एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं। जातियाँ राष्ट्र विरोधी हैं क्योंकि वे विभिन्न जातियों के बीच अपनी ईर्ष्या और द्वेष पैदा करती है। जैसे कि स्थिति यहाँ पे कि भारत में विभिन्न जाति के लोग हैं, तो उन लोगों में के हजारों जातियों में कैसे हैं बटे हुए हैं, वे एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा विरोधाभास उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि विभिन्न जातियों के बीच में क्या ईर्ष्या द्वेष जैसी जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। अगर हमें वास्तव में एक राष्ट्र बनना है, तो अगर एक अच्छा राष्ट्र बनाना है तो इस समस्या का निपटारा होगा। संविधान सभा कार्य विवरण 24 नवंबर 1949 डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि जब तक हम समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित नहीं करेंगे तब तक राजनीतिक लोकतंत्र अस्थिर बना रहेगा। तो उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हमें एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो उसके लिए क्या होगा कि समाज में स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और भाईचारे की स्थिति को स्थापित करना होगा, तभी एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। हमारे संविधान निर्माता इस बात से सहमत थे कि संवैधानिक तरीके से समाज में मूलभूत परिवर्तन लाना है और संविधान ऐसा बने जो इस बदलाव को संभव बनाए और उसकी दिशा निर्धारित करे। तो जो संविधान निर्माता थे वो इस बात से सहमत थे कि अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो मूलभूत परिवर्तन लाना है तो उसके लिए संविधान को ऐसे बदलाव को संभव बनाना पड़ेगा और उसे एक ऐसी दिशा निर्देशन बनानी होगी जिससे लोग सही दिशा पर चल सके या सही राह पर चल सके। इस बात को
लेकर भी सहमति थी कि अगर इस संविधान का कोई प्रावधान सामाजिक बदलाव के आड़े आता है तो संविधान में उचित प्रक्रिया से क्या हो सकता है, संशोधन, उसमें परिवर्तन या फिर सुधार किया जाए, कहा गया है। अमेरिका जैसे देश के संविधान व्यक्तित्व, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को मजबूत करने पर जोर देते हैं। जो अमेरिका जैसे देश की बात कही गई है कि वहाँ पे संविधान व्यक्तित्व, स्वतंत्रता और साथ ही साथ लोकतंत्र को मजबूत बनाने पर जोर देते हैं। इसके विपरीत सोवियत रूस या चीन जैसे कुछ और देश के संविधान सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए राज्य को मजबूत करने पर जोर देते हैं। ये मतलब अलग अलग देशों में जो संवैधानिक व्यवस्था है वो क्या है, सही है, अलग अलग व्यवस्था है। तो जैसे यहाँ पे सोवियत रूस और चीन जैसे देशों में वहाँ पे संविधान में क्या कहा गया कि सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए राज्य को वो मजबूत बनाने पर ज़्यादा जोर देते हैं। जिससे कहने का मतलब जो राज्य को अगर मजबूत बनाया जाएगा तो एक अच्छे संविधान या सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। भारतीय संविधान निर्माताओं का प्रयास था कि भारत में लोकतंत्र और व्यक्तियों के निजी अधिकारों को सुदृढ़ करते हुए राज्य को सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त बनाए। सशक्त मतलब मजबूत बनाए, ताकि क्या है, भारत में जो लोकतंत्र है और व्यक्तिगत निजी अधिकार, लोगों के जो अधिकार है उसे सुदृढ़ मजबूत किया जा सके, जिससे क्या होगा, राज्य को सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त उसे शक्ति मिल सकती है, ताकत मिल सकती है या फिर बल मिल सकता है। संविधान निर्माताओं की कल्पना में भारतीय राज्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम नहीं करेगा, मगर सदियों से चले आ रहे भेदभाव व असमानताओं को निपटाने तथा 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन से पिछड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने का जिम्मा उठाएगा, कहा गया है। संविधान निर्माताओं की जो सोच थी, उनकी जो कल्पना थी कि जो भारतीय राज्य है केवल सिर्फ कानून को व्यवस्थित बनाने का काम नहीं करेगा, बल्कि जो सदियों से से चले आ रहे जो भेदभाव हैं या असमानता है उसे भी मिटाने की कोशिश की जाएगी। जो 200 वर्ष पहले की कहा गया कि किस तरीके से जो साम्राज्यवादी देश वो औपनिवेशिक देशों के अधीन रह करके उन पर किस तरीके से जो शोषण किए गए, शासन व्यवस्था की है, तो उस पिछड़ी अर्थव्यवस्था स्थिति है उसे सुधारने का भी जिम्मा उठाया जाएगा। इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में मौलिक अधिकार की विस्तृत सूची अंकित है। मतलब इसके संबंध में इस उद्देश्य को सुनिश्चित सही करने के लिए संविधान में क्या है, मौलिक अधिकार लोगों के लिए क्या है, विस्तृत रूप से सूची बनाई गई है। और साथ ही उसमें एक अनूठा अध्याय जोड़ा गया है जिसे राज्य के मार्गदर्शक तत्व कहा है। मतलब राज्य को सही दिशा दिखाने वाली बातें कही गई है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, राज्य के मार्गदर्शक तत्व कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 37वें में कहा गया है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा इन तत्वों में से कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से तत्व हैं। राज्य लोक कल्याण के लिए व्यवस्था बनाए। सभी क्षेत्रों में कहा गया है जो राज्य लोक कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए जो व्यवस्था बनाएगा उसके संबंध में इस क्षेत्र में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने तथा आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं व अवसरों के असमानता समाप्त करने का प्रयास कहा गया है। सभी क्षेत्रों में जो सामाजिक से न्याय सुनिश्चित है उसे सही करने के लिए तथा आय और प्रतिष्ठा और सुविधाओं व अवसरों को असमानता को समाप्त करने का, जो असमानता की स्थिति है उसे समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। अब आगे देखते हैं महिलाओं व पुरुषों के बीच समानता लाना। किस तरीके से महिला और पुरुषों के बीच में समानता लाने के लिए समाज की भौतिक और उत्पादक संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा। समाज के जो भौतिक चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें या फिर उत्पादित की जा रही है, उन संसाधनों का क्या है, न्याय संगत सही तरीके से क्या किया जाएगा, बंटवारा किया जाएगा। कारखानों में उचित काम के हालात और वेतन, जो कारखाने में जो काम किए जा रहे हैं उन काम के सही तरीके से सही स्थिति और सही वेतन दिए जाएंगे। बच्चों के हित की रक्षा तथा सबके लिए 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हित की अभिवृद्धि आदि। मतलब इन सारे जो यहाँ पे हम लोगों ने जो 14 साल से कम उनके बच्चे, उन्हें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। जो अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर अन्य ऐसे वर्ग हैं जिनकी स्थिति बहुत ही कमजोर है या दयनीय है, उनके शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें सहयोग या उन्हें
प्रोत्साहन किया जाएगा, उसे सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। अब आगे देखते हैं सामाजिक बदलाव के लिए संविधान में संशोधन। जो समाज में बदलाव लाने के लिए संविधान में जो संशोधन परिवर्तन किए गए हैं उसके संबंध में संविधान बनाते समय यह स्पष्ट किया गया कि नागरिकों के मौलिक अधिकार असीमित नहीं होंगे और राष्ट्र की व्यापक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य मौलिक अधिकारों को नियंत्रण कर सकता है, कहा गया है। संविधान बनाते समय जब संविधान बन रहे थे उस समय कहा गया कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या है, असीमित, मतलब पूरे जो असीमित नहीं होंगे, मतलब उनको जितनी आवश्यकता है या जितने दायरे में जितनी उनको ज़रूरत है उतने ही उनको अधिकार दिए गए हैं। तो क्या कहा गया, असीमित अधिकार नहीं होंगे और राष्ट्र क्या करेगा, व्यापक जो ज़रूरत है उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए क्या है, मौलिक अधिकारों को नियंत्रण कर सकता है। लेकिन संविधान के बनते ही समाज के वे लोग जो सामाजिक बदलाव के विरुद्ध थे, ये यहाँ पे उन लोगों की बात की जा रही है जो सामाजिक बदलाव के जो खिलाफ थे, विरुद्ध थे, उन्होंने न्यायालयों की शरण ली। कुछ लोगों को अनुसूचित जातियों के लिए किए गए विशेष कानून से तो अन्य को जमींदारी प्रथा उन्मूलन से परेशानी थी। जो कुछ लोग जो थे जो क्या कहना चाहिए, न्यायालय की जो शरण में उनके अधीन में थे, उन लोगों ने क्या किया कि कुछ लोगों को कहा गया है कि अनुसूचित जाति के जाति के लोगों को विशेष तौर से कानून में से या फिर अन्य जो जमींदारी प्रथा थी उन्मूलन या उनमें जो सुधार किए थे उन सारी स्थितियों से क्या होने लगी थी, परेशानी थी। इस परिस्थिति को देखते हुए संविधान में पहला संशोधन 1951 में ही बहुत तीखे विवादों के बीच किया गया। जो स्थिति या जो कुछ लोगों को जो परेशानी हो रही थी उस स्थिति को देखते हुए संविधान में क्या है 1951 में संशोधन किए, जो कि काफ़ी विवादों से घिरे हुए थे। उस समय अनेक प्रांतों में शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। उस समय जो अनेक प्रांतों में जो थे वो वहाँ की बात कही गई कि जो शैक्षणिक संस्थाओं में या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है, उनके आरक्षण के लिए उनको छूट की व्यवस्था की गई थी, जो कि एक दृष्टि से समता के अधिकार के कैसा था, विरुद्ध था। मतलब सभी के लिए समान रूप से अधिकार के ये विरुद्ध था। मगर ऐसी जातियों के लिए अवसर की समानता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक थे। विरुद्ध तो थे मगर लेकिन कुछ ऐसी जातियाँ थी जिनको अवसर मिलना या समानता लाना बहुत ही ज़रूरत है, तो उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी। इसी कारण प्रथम संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार वाले अध्याय के अनुच्छेद में इस तरह के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपलब्ध कराने से निर्वारित नहीं करेगी। तो इस सब कारणों की वजह से क्या है, संविधान सभा में जो मौलिक अधिकार के अध्याय में इन सब बातों को स्पष्ट उसमें सम्मिलित किया गया है कि जो इस अनुच्छेद की बात को क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए नागरिकों के या किन्हीं अन्य वर्गों की उन्नति के लिए क्या किया गया, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कोई विशेष उपलब्ध कराने की निवारण उनको हल करने की नहीं करेगी, कहा गया है। 1947 से ही देश की सरकारों ने जमींदारी और बेगारी प्रथा उन्मूलन के लिए कानून बनाए। तो 1947 में जब देश की सरकारों ने क्या है, जमींदारी प्रथा और जो बेकारी प्रथा, बिना भत्ते के जो लोगों को या फिर काम करवाने की जो प्रथा थी उसको उन्मूलन, उनके सुधार के लिए क्या किए गए, कानून बनाए गए और जमींदारों की जमीन को भूमिहीनों में बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। जो ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं थे उन लोगों या भूमिहीन थे उन लोगों को क्या है, ज़मीन बांटने की प्रक्रिया शुरू की गई। किसान इसके लिए ज़बरदस्त दबाव डाल रहे थे और भारत के कई भागों में उनका सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया। तो इस संबंध में लेकर के जब किसान इसके लिए जब दबाव डाला गया तो उसके संबंध में भारत के कई भागों में क्या है, सशस्त्र अस्त्र शस्त्र के लिए संबंध में विरोध शुरू हो गया था। अतः भूमि सुधार को और नहीं टाला जा सकता था, लेकिन बड़े भूस्वामी न्यायालयों में जाकर इन कानूनों को रोक लगाने में क्या हो गए, सफल हो गए। उन लोगों ने ये कार्य कर लिए और सफल भी हो गए।
अतः प्रथम संशोधन के द्वारा यह प्रावधान रखा गया कि जिन कानूनों को राष्ट्रपति द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा जाएगा उन्हें किसी न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जा सकेगा। अतः कहा गया कि जो संशोधन, प्रथम संशोधन, परिवर्तन जो सुधार किए गए थे उसमें यह प्रावधान रखा गया था कि कानूनों को जो राष्ट्रपति द्वारा जो संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया है कि उन्हें न्यायालय तक द्वारा खारिज नहीं किया, न्यायालय द्वारा खारिज मतलब उसे हटाया नहीं जा सकता। उस समय के अधिकांश भूमि सुधार कानूनों को इस अनुसूची में शामिल किया गया और न्यायालयों ने इन्हें क्या कर लिया, स्वीकार किया। जमींदारी प्रथा को समाप्त की गई, मगर बड़े भूस्वामियों से जमीन लेकर भूमिहीन कृषकों व मजदूरों को वितरित करने में लगातार कानूनी व प्रशासनिक अड़चनें बनी, जिसके चलते संविधान में कई और संशोधन किए गए। इस जमींदारी प्रथा को समाप्त की गई, मगर जो भूस्वामी थे, भूमि के जो मालिक थे, उनसे जमीन लेकर के जो भूमिहीन किसान थे और मजदूर थे उनमें क्या कर दिया गया, लगातार उन्हें बांट दिया गया और इसके सामने कई कानूनी और प्रशासनिक समस्याएं भी आए, जिसके चलते क्या हुए, संविधान में कई संशोधन और परिवर्तन किए गए। भूस्वामियों का दावा था कि संविधान के बुनियादी अधिकारों में संपत्ति का अधिकार स्पष्ट रूप से सम्मिलित है। जो भूस्वामी थे उनका दावा था कि संविधान में जो बुनियादी अधिकार हैं उसमें संपत्ति का अधिकार स्पष्ट रूप से क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं उसमें आपके मौलिक अधिकार में। अतः किसी की संपत्ति को छीनकर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का क्या है, हनन है। उसके संपत्ति को छीन करके व्यक्ति के उससे क्या होगा कि उसके मौलिक अधिकारों का क्या है, हनन है। इन दावों को देखते हुए 1976 में एक महत्वपूर्ण संशोधन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया है। किसमें से, मौलिक अधिकारों की सूची से। अब आगे देखते हैं शिक्षा का अधिकार। जैसा कि हमने पहले देखा कि संविधान के नीति निर्देशक जो नीति निर्देशक करने वाले तत्वों में 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को क्या है, निःशुल्क मतलब बिना शुल्क के और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था। लेकिन स्वतंत्रता के 70 साल होने पर भी हम सभी बच्चों को निःशुल्क तथा गुणवत्तापूर्ण मतलब सही पूर्वक शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पाए। 1993 में एक महत्वपूर्ण फैसले के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक क्या बना दिया, मौलिक अधिकार के अधीन उसे बना दी, क्योंकि जितने भी 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत उन्हें शिक्षा प्राप्त मिलनी चाहिए। न्यायालय का कहना था कि जीने का मौलिक अधिकार सामर्थक तभी होगा जब लोगों को क्या मिलेगा, सही शिक्षा। मतलब लोगों को अगर सही शिक्षा प्राप्त होगी तो उनके जो जीने के तौर तरीके हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिल सकेंगे। इस फैसले को देखते हुए संसद ने 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को क्या है, मौलिक अधिकार की सूची में उसे भी क्या कर दिया गया, शामिल हो सके, ताकि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों भी किसी भी तरह से शिक्षा से वो वंचित ना हो पाए। तो ये क्या है, इसे बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को किसके साथ जोड़ दिया गया, मौलिक अधिकारों के साथ की सूची में उसे जोड़ दिया गया। अब देश के प्रत्येक बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बीच स्कूल में नियमित रूप से शिक्षित करना क्या किसका दायित्व है, राज्य का दायित्व, जिम्मेदारी बन गया। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि किस तरह हमारे संविधान में समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रावधान किया गया। तो इस सब उदाहरण से हम देख करके कि संविधान में जो समाज में जो सकारात्मक सही तौर से बदलाव लाने के लिए काफ़ी सुविधाएं या प्रावधान किए गए हैं। 13.3 संविधान का विकसित होता हुआ स्वरूप। भारत का संविधान लगातार नया स्वरूप ले रहा है, एक नया रूप ले रहा है। इससे क्या है, जुड़े कुछ उदाहरण हमने अब तक देखे, जैसे शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया। इसके बारे में हमने पिछले पेज में देखा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार
अधिकारों से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके उसको कानूनी अधिकार में शामिल किया गया। संविधान में बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। जो परिवर्तन होते हैं या बदलाव करते हैं उसे संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किए जाते हैं। जो संविधान में जो संशोधन होते हैं, जो बदलाव आते हैं, वो क्या है? संविधान संसद के द्वारा किए जाते हैं। संविधान के विकसित होते हुए स्वरूप को हम निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। 1976 में संविधान में कई बदलाव किए गए। प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। समाजवादी शब्द को जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि सरकार भारत के लोगों की समानता के लिए प्रयास करेगी। पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़कर स्पष्ट किया गया कि राज्य धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक नागरिक के रूप में व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो पंथ निरपेक्ष किसी भी पंथ को माने, इस शब्द को जोड़कर स्पष्ट कहा गया है कि राज्य धर्म के आधार पर, राज्य में जो भी धर्म है उस धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हुए प्रत्येक लोगों के साथ एक नागरिक के जैसे क्या किया जाएगा? व्यवहार किया जाएगा। हालांकि पहले भी शासन में इन मूल्यों को शामिल किया गया था। 1976 के संशोधन से इसे संविधान में स्थान दे दिया गया। इसी प्रकार संविधान में राज्य द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था भी की गई। तो इस तरीके से 1976 के संविधान संशोधन में संविधान में क्या है? इसे स्थान दिया गया और इस तरीके से संविधान में राज्य द्वारा निःशुल्क बिना शुल्क के कानूनी सहायता की व्यवस्था भी की गई। अब आगे देखते हैं। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को न्यायालय तक नहीं जा पाते थे, वे आज इसी बदलाव के कारण न्याय के हकदार हो गए हैं। तो वो लोगों की बात जो आर्थिक रूप से कैसे थे? कमजोर वर्ग के थे, वो न्यायालय तक नहीं जा पाते थे, तो उनकी स्थिति को वे आज इसी बदलाव के कारण क्या हो गए? न्याय के वो हकदार हो गए हैं, क्योंकि उन्हें निःशुल्क मतलब बिना शुल्क के कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अब सरकार ने ले ली है। तो ये सारी सुविधाएं क्या है? कानूनी सहायता की वजह से ये सारी चीज़ें उन्हें उपलब्ध सरकार ने की है। इस प्रकार मजदूरों को शोषण मुक्त करने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कारखानों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम रहा है। तो ये मजदूरों के शोषण मुक्त मतलब उनको शोषण से मुक्त करने और समाज में न्याय संगत या न्यायपूर्वक प्रदान करने के लिए क्या कारखानों में के प्रबंध में मजदूरों की जो भागीदारी है, जो हिस्सेदारी है, उसे सुनिश्चित करने की एक तौर से क्रांतिकारी कदम उठाया गया है, ये उठाया जा रहा है। इसी प्रकार 1992 में संविधान में एक और बदलाव किया गया। अब तक संविधान में शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य के स्तर में ही था। जो संविधान में जो शक्तियों का वितरण था, जो क्षेत्र था या फैलाव जो था, वो केंद्र और राज्य के ही स्तरों पर ही था। 73वें और 74वें संशोधन द्वारा शक्तियों के वितरण के तीसरे स्तर की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए पंचायती व्यवस्था और शहरी स्थानीय शासन के लिए शहरी निकायों की व्यवस्था की गई। जैसे कि ग्रामीण स्थानीय शासन मतलब जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले उनके लिए ग्राम पंचायती व्यवस्था की गई है, और शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत या शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों स्थानीय शासन उनके लिए क्या गया है? शहरी निकाय, जैसे नगर निगम हो गए, नगर पालिका हो गए, इस सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इनके बारे में हम विस्तार से पिछली कक्षाओं में पढ़कर आए हैं। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अब प्रत्येक गांव और शहरों में लोगों की भागीदारी शासन में क्या हो गई है? बढ़ गई। उनकी जो हिस्सेदारी है वो क्या है? बढ़ गई है शासन में। समाज के विभिन्न वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को इन संस्थाओं में आरक्षण के माध्यम से आगे आने का अवसर भी इस बदलाव से बढ़ा है। जो वो वर्ग के लोग जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को जो इन संस्थाओं के माध्यम से उन्हें आरक्षण उनके सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से वो क्या गया कि उन्हें भी आने का अवसर मिले और बदलाव में वो भी इस बदलाव की वजह से वो भी आगे बढ़ सके। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है? विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। किसी भी समाज की दशा और दिशा निर्धारित करना संविधान
उसका निर्धारित उसका संविधान होता है। जो किसी भी समाज की उसकी स्थिति और जो उसको सही दिशा निर्धारित करना उसका क्या होता है, संविधान होता है। विशेष रूप से लोकतांत्रिक समाजों में संविधान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। विशेष रूप से क्या कहा कि लोकतांत्रिक समाजों में संविधान की जो भूमिका है वो काफ़ी कैसी होती है, महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि संविधान के बनने के बाद से अब आज तक संविधान में कई बदलाव हुए हैं। जब संविधान बने तब से लेकर के अभी तक कई संविधान में बदलाव हुए हैं। हमने पिछले अध्याय में प्रस्तावना में पढ़ा था कि हमारे संविधान की किस प्रकार की समाज की रचना का उल्लेख रखा गया है। जैसे कि आप उद्देशिका में आप देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़े हैं आप लोग। संविधान में हुए बदलाव इन्हीं उद्देश्यों की तरफ बढ़ने के लिए किए गए हैं। साथ ही समाज की बदलती ज़रूरतों के लिए भी संविधान में बदलाव की ज़रूरत पड़ती है कि अगर समाज में जो समाज में जो परिवर्तन है या ज़रूरतों के लिए संविधान में बदलाव, उसमें परिवर्तन, उसमें संशोधन की ज़रूरत है। जैसे 1989 में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटा करके कितनी वर्ष कर दी गई है, 18 वर्ष की गई। लेकिन न्यायपूर्ण समता युक्त समाज की रचना के लिए सभी नागरिकों को एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपना योगदान देना चाहिए। जो कि क्या है, सन 1989 में जो अपने मत के अधिकार की जो आयु 21 वर्ष से घटा करके कितनी वर्ष, 18 वर्ष कर दी गई। लेकिन कहा गया कि न्यायपूर्ण सही तरीके से समतायुक्त समान पूर्वक समाज की रचना के लिए क्या है, नागरिकों को एक सक्रिय, एक अच्छे नागरिक की तरह सोच विचार करके अपना योगदान देना होगा, ताकि तभी एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। तो बच्चों, आज आप लोगों का लेसन यहीं तक समाप्त होता है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।